आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इत्तेहाद की तस्वीर अब आईने की तरह साफ हो गई है। दोनों पार्टियां यूपी में 38 सीटों पर लोकसभा इंतखाबात लड़ेंगी। लेकिन इस बीच जिस बात ने सबका ध्यान खींचा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी का ज्यादातर सीटें आपस में बांट लेना और कांग्रेस का यह कहना कि वो यूपी में अकेले दम पर ही चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए अपोजिशन के जिस अजीम इत्तेहाद यानी ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है, अब उसका क्या होगा। और सवाल यह भी है कि क्या एसपी बीएसपी और कांग्रेस के अलग अलग होने से बीजेपी इसका फायदा उठा पाएगी। आज इसी इश्यू पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारी खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी इत्तेहाद के रस्मी ऐलान और सीटों के बंटवारे के बाद तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी के गुरूर को खत्म करने के लिए बीएसपी और एसपी का मिलना बहुत जरूरी था। धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। दूसरी तरफ इस इत्तेहाद में कांग्रेस के शामिल न किए जाने पर कांग्रेस ने भी यूपी की तमाम 80 सीटों पर इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस गठबंधन का हिस्सा बने। अब अगर कोई हमको साथ लेके नहीं चलना चाहते हैं तो हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर। अब उन्होंने चैप्टर क्लोज किया तो हम ये लड़ाई अपने बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी को पराजय देने की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे में एसपी बीएसपी इत्तेहाद और कांग्रेस के अलग अलग लड़ने पर भी अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। पहला ये कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए इस इत्तेहाद में कांग्रेस को भी शामिल किया जाना चाहिए था। दूसरा खदशा ये कि एसपी बीएसपी इत्तेहाद और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने से साफ तौर बीजेपी को फायदा मिलेगा और बीजेपी मजबूत होगी। और सबसे अहम ये कि इस सूरत हाल में मुस्लिम वोट तकसीम होगा। तुष्टीकरण के पोषक लोग आज इस प्रकार की कवायद कर रहे हैं, जनता सब जानती है। इस नापाक, भ्रष्ट और जातीय मानसिकता से त्रस्त गठबंधन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। 26 साल के बाद दोनों पार्टियां एक बार फिर बीजेपी को शिकस्त देने के मकसद से साथ आई हैं। इसमें इन पार्टियों के वजूद पर भी सवाल बना हुआ है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी और कांग्रेस के अलग अलग होने से दिल्ली में चल रही अजीम इत्तेहाद की कोशिशों को भी धक्का पहुंचेगा? ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो यूपी में तो एक तरह से समाजवादी पार्टी और बीएसपी की बात बन गई है और एक तरह से तस्वीर भी अब यूपी में साफ हो गई है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के इत्तेहाद की। और कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कदम के बाद, उनके इत्तेहाद के बाद अपनी भी तस्वीर एक तरह से साफ कर दी है कि कांग्रेस यूपी की 80 सीटों पर अपने दम पर, अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है, कहा जाता है कि अगर मरकज में जाना है तो मरकज का रास्ता लखनऊ से ही होकर जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी रियासत है और ऐसे में 80 सीटों पर जिसका ज्यादा कब्जा होगा वही इख्तिदार में आता है। लेकिन जिस अजीम इत्तेहाद की बात हो रही है, जिस ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है, क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी के इत्तेहाद से अजीम इत्तेहाद को नुकसान नहीं पहुंचेगा? या समाजवादी पार्टी और बीएसपी इत्तेहाद और कांग्रेस के यूपी में अलग अलग लड़ने से बीजेपी इसका फायदा उठाएगी? इन्हीं तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम तारुफ करा दें। मेरे साथ अजय कुमार साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है एलजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील सिंह साजन जी स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। दीपक पांडे हैं, लीडर हैं बीएसपी के और अब से कुछ ही देर में कांग्रेस और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अपने तीनों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं, सुनील साजन जी, दीपक पांडे जी और अजय कुमार जी। सबसे पहले सुनील साजन जी, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि यूपी में जिस तरह से बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ इन्होंने एक गठबंधन किया है और कांग्रेस अलग हो गई है, ऐसे में सीधे सीधे फायदा बीजेपी को हो सकता है।
नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया तो टीवी पर डिबेट हो सकती है, चौराहों पर डिस्कस हो सकता है, चर्चा परिचर्चा हो सकती है, लेकिन कांग्रेस 2 सीट और भारतीय जनता पार्टी 0 सीट, यही परिणाम आने वाला है इस गठबंधन के बाद। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री जी लड़ते हैं, उनकी भी बनारस से सीट छोड़ने की चर्चा शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश से ही गृह मंत्री जी चुनाव लड़ते हैं लखनऊ से, उनकी भी लखनऊ से सीट छोड़ने की चर्चा हो गई। तो कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, अगर वो गठबंधन से डर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी अगर गठबंधन से डर रहे हैं, तो आप बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता है जो गठबंधन के सामने चुनाव जीतेगा? ये क्योंकि जानते हैं, क्योंकि गठबंधन क्या है हर नेता जानता है, चुनावी गणित क्या है। जब उत्तर प्रदेश के पिछड़े, दलित, मुसलमान, किसान, बेरोजगार नौजवान, छोटा व्यापारी जब सब एक हो गए, तो बताइए गिनती कहां बचती है? तो गिनती नहीं बच रही तो आखिर लड़ाई कहां होगी? ठीक है, मैं ठीक है, यही इसी सवाल का जवाब मैं दीपक पांडे से भी ले लेता हूं। 5 वोट, 10 वोट, 15 वोट, 20 वोट निकलेगा। सही। दीपक, जो बात मैंने सुनील सिंह साजन से पूछी थी वही सवाल आपसे भी है कि क्या आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ, और मकसद दोनों का एक ही है, बीजेपी को शिकस्त देना, क्या वोटर कंफ्यूज नहीं होंगे दीपक? नहीं, देखिए कंफ्यूज होने का कोई सवाल ही नहीं है। देखिए सब अगर अलग अलग लड़ते तो कंफ्यूज होते। देखिए सपा बसपा जो स्टेक होल्डर है यूपी में, जिनका जनाधार सबसे ज्यादा है, ये दोनों लोग एक साथ आ गए तो एक क्लियर मैसेज जाता है जनता के बीच में कि जो है कि यहां पे केवल एक ही पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, चाहे वो सपा या बसपा के हों। तो इससे सीधे सीधे वोटर कोई कंफ्यूज ही नहीं होना। उन्हें पता है कि देखिए जो 2 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं चुनाव लड़ रही हैं, आपस में एक साथ आ गई हैं, तो हमें इनके अलावा कहीं भी जाएंगे तो हमारा वोट बेकार जाएगा। तो इसलिए आज के समय में कोई भी वोटर इतना जो भी समझदार, मतलब नहीं ना समझ है कि वो जाकर के किसी अन्य पार्टी को दे दे, क्योंकि सबको पता है कि एक ही पार्टी यूपी में जीत सकती है जो गठबंधन बन के आई है, सपा या बसपा, जो दोनों इसमें एक पार्टी बन गई है। इसलिए सब लोग समझदार हो गए, सबको पता है कि हम अपना वोट जाया नहीं करेंगे और हम अब इसी गठबंधन को वोट देंगे। क्योंकि आप सपा जैसे है, सपा के लगभग में 22% पिछली बार वोट था, हम लोग 19% के करीब में थे, तो दोनों एक साथ हो गए तो लगभग में 51% वोट आएगा, बीजेपी के पास जीतेगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए क्या है कि लोग समझदार हैं। और रही बात देखिए क्या है कि अब जो 2014 था वो अलग सिनेरियो था, अब का अलग सिनेरियो। आप 2 समय में क्या किए थे, लोगों को गुमराह किए थे, लोगों को आप झूठे वादे दिए थे छलावा के रूप में। अब क्या है कि आपने देखो अब लोग त्रस्त हो गए। नोटबंदी एक की, नोटबंदी मानव निर्मित सबसे बड़ी त्रासदी है, जिसमें सैकड़ों बेगुनाहों की जान चली गई, किसानों की कमर टूट गई और कितने लोग बेरोजगार हो गए। इसे लोग नहीं अभी तक नहीं भूल पाए हैं। आज तक अगर नोटबंदी की बात होती है, मोदी जी मुंह चुराते हुए भगते हैं। जीएसटी की बात करें, हजारों करोड़ों व्यापारी बेघर हो गए, जिनके पास व्यापार नहीं बचा, उसकी बात ये लोग नहीं करते। आज तक जीएसटी में संशोधन होते चला आ रहा है। अब क्या दीपक, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ इन्होंने 5 साल में किया है? जाहिर सी बात है कि उसका जवाब तो अब 2019 में इन्हें देना है। इस बीच हमारे साथ कुछ और पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, बहुत जल्दी हम अपने जो अभी मेरे साथ पैनलिस्ट जुड़े उनका भी मैं तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, जुड़ गए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और इनके अलावा सरफराज आरजू साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपने मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अजय कुमार साहब आपके पास ही आना चाहेंगे, क्योंकि शुरू से ही आप डिबेट में जुड़े हुए हैं। जिस तरह से सुनील सिंह साजन या दीपक पांडे ने कहा कि जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी या बीएसपी का, उससे सीधा सीधा फायदा समाजवादी पार्टी और बीएसपी को ही होगा, कांग्रेस 2 पर और बीजेपी 0। हेलो डियर, साउंड गया फिर? ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसे सही कराता हूं, फिर आता हूं आपके पास अजय कुमार जी। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, एक बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के इत्तेहाद के बाद, इनके अलायंस के बाद, कि जिस अजीम इत्तेहाद की बात हो रही थी, ग्रैंड अलायंस की बात हो रही थी दिल्ली में, उसको झटका लगेगा
जिस तरह से यहां पर अखिलेश यादव और मायावती ने इत्तेहाद कर लिया है, कहीं ना कहीं अब अजीम इत्तेहाद को झटका लगता दिख रहा है। देखिए हुरैरा, कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस प्रेसिडेंट की यही नियत थी कि एक सारे जितनी भी अपोजिशन की सियासी जमातें हैं वो सब एक साथ इत्तेहाद करें और एक बड़ा अलायंस बनाएं, जिससे जो मिस गवर्नेंस और एक तरह से फासिज्म की झलकियां हमें दिखती रहती हैं पिछले 4.5 पौने 5 साल में, वो खत्म हो और भारत को आगे ले जाया जा सके, अपने मुल्क को। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उनकी स्ट्रैटेजी दूसरी थी। उन्होंने अलग तरह से सोचा और अलग तरह से तय किया और उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया। उनके पास हक है कि वो जैसा चाहें अपनी सियासी पार्टी के लिए और सियासी फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए अपना अलायंस बना सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी उस अलायंस का हिस्सा तो है नहीं, तो कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी और नीति बनाई है और उस हिसाब से कांग्रेस सभी सीटों पे लड़ेगी यूपी में। और हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे जोर से लड़ेगी। हमारे प्रेसिडेंट ने भी कहा, सदर ने भी कहा पार्टी के, और हैरत अंगेज नतीजे आपको दिखेंगे जब कांग्रेस पार्टी की सीटें 2019 के चुनाव में यूपी से सामने आएंगी। लेकिन सुलेमान खान साहब, अब सवाल यही उठता है, या मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, कांग्रेस का मकसद भी बीजेपी को शिकस्त देना है, हराना है यूपी में, और जो अलायंस हुआ है एसपी और बीएसपी में, उसका मकसद भी बीजेपी को शिकस्त देना ही है। क्या कांग्रेस और एसपी बीएसपी के अलग लड़ने से बीजेपी को सीधा सीधा फायदा नहीं हो रहा यूपी में? देखिए, इस पे तो इसका तो अंदाजा जब चुनाव के नतीजे आएंगे तभी होगा। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही है, अगर सारी अपोजिशन पार्टीज यूपी में एक साथ अगर होती तो मैं समझता हूं बहुत बेहतर सूरत हाल होती। अब हालात ऐसे हैं कि समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि वो यूपी सेंट्रिक पार्टीज ही हैं, उत्तर प्रदेश की पार्टीज हैं ज्यादातर, उनका जो बेस है वो यही है, तो इस वजह से हर पार्टी चाहती है कि अपना कम से कम जो ग्राउंड है वो छोड़े। तो मैं समझता हूं इस अलायंस में समाजवादी और बसपा ही हो सकती थी, उन्होंने वैसा ही तय किया। कांग्रेस पार्टी अपना इलेक्शन लड़ेगी। हाँ, ये बात आपकी सही है कि हम भी ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार अब खत्म हो, क्योंकि 5 साल में जिस तरह से हर तबका समाज का परेशान है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो छोटे कारोबारी हो, और जिस तरह से जुल्म हुआ है मुसलमानों पे और दलितों पे, मैं समझता हूं सभी बहुत परेशान हैं और इस सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। उसके ऊपर से जो वादे नरेंद्र मोदी साहब ने किए थे 2014 के इलेक्शन में, वो कोई भी पूरा हुआ नहीं। और इनकी सूबों में भी सरकार थी, 20 सूबों में, और केंद्र में भी सरकार थी, तो इस वजह से डबल एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ काम करेगी। बतौर खास यूपी में जहां इनके 73 सांसद थे और 325 विधायक है, उसका भी हनीमून पीरियड स्टेट सरकार का खत्म हो चुका है। 2 साल हो जाएंगे मार्च में यूपी में भी सरकार बने हुए। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्योंकि अब यूपी में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस, आपके सामने 3 अहम पार्टियां थी, और अब बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक साथ हैं, कांग्रेस अलग लड़ रही है। ऐसे में क्या आप लोग फायदा उठा पाएंगे यूपी में? देखिए, फायदे की बात है, जहां तक हमारा तैयारी है, हम 51% वोट शेयर के लिए लड़ रहे हैं। 49% में ये आपस में कुछ भी कर ले, हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है कि जनता जो है वो इस तरह के गठबंधन को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह की मजबूर सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा, देश मजबूत तो सरकार अभी वह केवल गोपाल कृष्ण जी, अभी कुछ दिन पहले ही बाईपोल हुए हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को बाहर से बीएसपी ने सपोर्ट किया था, और वहां के नतीजे आपने देखे हैं। तो बाईपोल से क्या केंद्र की सरकार बनती है क्या? बाईपोल में जनता नहीं, यूपी की हम बात कर रहे हैं, हम यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी की 80 सीटों की हम बात कर रहे हैं गोपाल कृष्ण जी। तो यूपी से
अगर यूपी के 80 सीटों में अगर सपा बसपा लड़ती है और कांग्रेस को धक्का मार के बाहर निकाल देती है तो केंद्र में सरकारें कैसे बनेगी? सरकार क्या विघटनकारी सरकारें, आपस की टूटी फूटी सरकार, एक दूसरे को टांग खींचने वाली सरकार, एक दूसरे को फूटी आंखों से देखने ना सकने वालों की मिली जुली सरकार बन सकती है क्या केंद्र में? जनता क्या इस बात को भूल जाएगी क्या? जनता क्या इस बात को नहीं समझती कि देश को मजबूत केंद्र चाहिए, देश में अराजकता नहीं चाहिए? आज कई समस्याएं हैं, आर्थिक विकास की बात है, नहीं देखिए इश्यूज अभी भी है, समस्या है, इश्यूज अभी भी है। गोपाल कृष्ण जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन अजय कुमार जी के पास जाना चाहूंगा, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। किसने खत्म किया है? जी अजय कुमार जी, जो सिचुएशन इस वक्त यूपी में है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग एनडीए के साथ, किसने खत्म किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है, नहीं मैं फिर आऊंगा गोपाल कृष्ण जी आपके पास। अजय कुमार जी, जिस तरह से अब एसपी और बीएसपी का दावा है कि कांग्रेस यूपी में 2 सीट और बीजेपी 0, क्या आपका तजुर्बा कहता है कितना मजबूत होगा ये अलायंस? देखिए, दिल बहलाने को गालिब ख्याल बड़ा अच्छा है, तो थोड़े दिन की बात है, ये दिल बहला ले। जहां तक मेरा मानना है कि जिसको आप गठबंधन कह रहे हैं, मैं उसको ठग बंधन मानता हूं। जनता देख चुकी है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन, एक दूसरे के ऊपर हत्या का प्रयास करने वाले, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने वाले दोनों दल के नेताओं पर आय से अधिक संपत्ति का मामला जनता देख चुकी है कि लूट में मचाई थी इन दोनों ने अपनी सरकार में। और आज वो एक हट के लिए कि मोदी जी को हटाना है, न इनके पास नेता है, न इनके पास नीति है, आपको मिला है, ये इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं एक बात और घोषणा कर देता हूं कि बीजेपी को तो क्या सीट मिलेगी, एनडीए को क्या सीट मिलेगी, वो 2014 इनको बता चुका है। लेकिन इनकी हार अभी ही हो चुकी है। अपने को पूरे उत्तर प्रदेश की पार्टी की रहनुमाई का दावा करने वाले लोग 80 सीट पे चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे। इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि एक उत्तर प्रदेश के क्वार्टर प्लेट की पार्टी है और दूसरे आधे प्लेट की पार्टी है। ये संपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की अगर पार्टी होते और इनमें दम होता तो ये 80 सीटों पर चुनाव लड़ते। ये नहीं। इनमें दम ही नहीं है। देखिए अजय कुमार जी, बिहार जैसी सिचुएशन है जहां पर एलजेपी भी 6 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। कार्यकर्ताओं का टिकट कटेगा, ये अपने कार्यकर्ताओं के प्रति भी ईमानदार नहीं है। और अब इनकी पार्टी में ठीक है, दीपक जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर मैं आरजू साहब के पास जाऊंगा, सरफराज साहब के पास जाऊंगा। 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा तो कर रही है। ठीक है, दीपक जल्दी से आप जवाब दीजिए। इस आधार पर उत्तर प्रदेश मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है, अबू भाई मुझे तो बहुत ही हंसी आ रही है अजय जी की बात सुन के। ये वो लोग हमें समझा रहे हैं जो कि नोटबंदी का फायदा पूछ करके 6 सांसदीय और 1 राज्यसभा मांग लिए। आज वो लोग हम पे उंगली उठा रहे हैं कि जो कि मौसम वैज्ञानिक की तरह होते हैं, कब किधर बदल जाए। अभी बता रहा हूं, चुनाव से पहले कहीं हमारे पाले में ना आ जाए। इनकी बात तो ये मौसम वैज्ञानिक है, इनको पता है नोटबंदी से क्या फायदा हुआ है, इनको पता है कि कब कैसे किसी से सीट लेनी है। अगर इन्हें बिहार में हमारा गठबंधन अच्छा होगा तो कहीं हमारे साथ में आ जाए। इन लोग तो मौसम वैज्ञानिक है और ये हमारे गठबंधन को कोस रहे हैं कि जो गठबंधन पे ही मौसम वैज्ञानिक के हिसाब से हमेशा सत्ता में रहने की चाह रखते हैं। हमारी सरकार बनेगी तो आप हमारी सरकार में भी आ जाएंगे। सर आप तो ऐसी बात मत बोलिए, क्योंकि आप तो हमेशा करवट बदलते रहते हैं। ठीक है, सरफराज आरजू साहब आपके पास आ रहा है। अभी नोटबंदी का फायदा अभी गोपाल कृष्ण जी ने एक बात कही थी। दीपक आपकी बात मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गई, मैं फिर आऊंगा। अभी जनता को सरफराज आरजू साहब से मेरा सवाल है कि जिस अजीम इत्तेहाद की चर्चाएं काफी पहले से हो रही थी, मुलाकातों का दौर चल रहा था, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जो इत्तेहाद हुआ है, जो अलायंस हुआ है, इससे एक धक्का पहुंचा है अजीम इत्तेहाद को, ग्रांड अलायंस को, जिसकी गहमा गहमी थी दिल्ली में? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये एनालिसिस दुरुस्त है। और बात असल में ये है कि अभी बीजेपी जो है यूपी में इस बात की कोशिश करने वाली है कि उसको 51% वोट मिल जाएं।
और बाकी 49% वोटों में जो है बाकी तमाम पार्टियां जो हैं अपना अपना हिस्सा ले लें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसके बारे में तो बात कीजिए। पिछले इलेक्शन में बीजेपी को जो 73 सीटें मिली थी वो 40% वोट के हुसूल पर और 40-41% वोट के हुसूल पर मिली थी। बिल्कुल वो 40 और 41% वोट जो है वो अब सपा और बसपा के साथ आ गया है। अब आप मुझको इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या बीजेपी के वोट के प्रतिशत में इजाफा होने की कोई गुंजाइश या कोई इम्कान है? मैं नहीं समझता कि 40% वोट, यानी उन्होंने जो 2000 पिछले इलेक्शन में जो अपना जो परफॉर्मेंस पेश किया था उस परफॉर्मेंस को दोहराने की पोजीशन में है क्या वो लोग? अगर नहीं है तो फिर इसके बाद जो है ये बात समझ में आती है कि उनका जो इलेक्टोरल जो उनके अंडरस्टैंडिंग्स हैं उसके हिसाब से जो है अब सपा बसपा जो है एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन गया है। और मैं ये नहीं समझता कि कांग्रेस को उससे बाहर रखना जो है गठबंधन को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। मेरा तो नजरिया ये है कि इससे गठबंधन को फायदा ही होगा, क्योंकि पिछले इलेक्शंस में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस देख लीजिए, उसकी सीटों की तादाद देख लीजिए। अब अगर आप सिर्फ मेहरबानी करके जो है दूसरी पार्टियों को साथ लें और उनके लिए जो है गुंजाइशें रख के जो है पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ तो एक एक सीट की जो है अहमियत है। और अब होगा ये बीजेपी और बीजेपी के लीडरान के पास अब सिवाय इस बात के कोई और चारा नहीं है कि वो एंटी बीजेपी वोट जो है उस वोट बैंक में जो है सेंध लगाएं और उसके डिवीजन के लिए जो है छोटी मोटी पार्टियां जिनको हम लोग वोट कटुआ पार्टियां कहते हैं उनका जो है सहारा ले और उनके सहारे से जो है वो नॉन बीजेपी वोट बैंक जो है उसको जो है डिवाइड करे। और सपा और बसपा का जो 42% का जो परसेंटेज है वोटों का, उस परसेंटेज को जो है नहीं सरफराज आरजू साहब, मेरा सवाल ये भी है जो मैंने अभी सुलेमान साहब से मैंने सवाल किया था कि क्या कांग्रेस एसपी बीएसपी इनके अलग होने से एसपी बीएसपी इत्तेहाद और एक तरफ कांग्रेस, क्या वोटर कंफ्यूज नहीं होंगे? खासतौर से अगर मुस्लिम वोट बैंक की हम बात करते हैं, मुस्लिम वोटर्स की हम बात करते हैं, क्या बटेंगे नहीं? ये तकसीम नहीं होंगे आपस में? जी मैंने कहा ना कि एनालिसिस की बुनियाद जो है वोटिंग का परसेंटेज होना चाहिए। किस पार्टी को कितना वोट मिला वो जो है बुनियाद होती है आपको कितनी सीटें अलॉट की जाएं। और अगर इस चीज को आप देखकर चले तो यूपी में ये जो अभी जो नए हालात पैदा हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि सपा और बसपा ने यूपी को तक जो है अपने आप को महदूद करके जो है। ठीक है जी, अजय कुमार जी। नहीं, ये हमारे सहाफी मित्र बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और मैं इनकी बात से एग्री करता हूं कि वोटों के परसेंटेज पे बात करें तो अगर 2014 को हम बेस ईयर माने तो 41% वोट इन्होंने अभी खुद कहा कि भाजपा का अकेले था। बिल्कुल। और अगर मैं समाजवादी पार्टी और बसपा के वोट को उसमें जोड़ दूं तब भी 1% का डिफरेंस है हर सीटों पर। 7% वोट कांग्रेस का था। और चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा वोट शेयर नहीं बढ़ता है तो क्या कांग्रेस का भी वोट शेयर ये नहीं बढ़ना मान रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में हमारी विजय तो तय है कि इनके कंबाइंड वोट तो हालात 2014 जैसे नहीं है ना। अच्छा ख्याल है अजय कुमार जी, हालात 2014 जैसे नहीं है, अब 2019 आ गया है। मैं इस बात से भी मुतमईन हूँ। हालात 2014 तब आपने नोटबंदी नहीं की थी सर, तब आपने जीएसटी नहीं लागू की थी, तब आपने 15 लाख के जुमले का सच लोगों के सामने नहीं आया था, तब धारा 360 जो 70 की बात आपने नहीं की थी और जो की थी वो पूरा नहीं किया। तब उस समय हमारे जो आप बोल रहे थे 15 लाख अकाउंट में आएंगे वो वाला लोगों के सामने। अजय कुमार जी देखिए, अजय कुमार जी जाहिर सी बात है आपको तजुर्बा बहुत है, आपको पॉलिटिक्स का तजुर्बा अजय कुमार जी बहुत है। लेकिन कुछ दिन पहले बाइपोल हुए थे और जिसमें योगी आदित्यनाथ की सीट, केशव प्रसाद मौर्य की सीट हारी थी बीजेपी ने। अब हालात बदल गए हैं। आपने सही कहा कि सीट हारी थी। हमने मध्य प्रदेश में भी चुनाव हारा है बीजेपी ने, लेकिन हमने कोर्स करेक्शन कर लिया है और उसी कोर्स करेक्शन के सवाल पर मैं यहां आज आपके चैनल पे दावा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में 73 का 76 होगा, 72 नहीं होगा। ठीक है, अमित शाह वाला बयान। ठीक है साजन जी, सुनील सिंह साजन। अब अबू भाई इनसे पूछ लो 5 काम यूपी में बता दे अपने मोदी जी के 5 काम बता दें जिस पे वोट मांगेंगे जनता में जाकर के घर घर घूम के। तो मैं बता दूं इनका दावा अभी खुद है। 5 काम बताएं यूपी में अपने। 5 नहीं, मैं 5 बताइए, बताने को तैयार हूं।
अगर अबू साहब मुझे इजाजत दें। नहीं, 5 काम बताइए, 5 दर्जन और झूठे वादे नहीं, 5 दर्जन झूठे वादे नहीं, 5 रियलिटी ग्राउंड बेस्ड काम बताइए। ठीक है, सुन लीजिए जल्दी से, लेकिन बता दीजिए अजय कुमार जी, जल्दी से बताइए। 25 पैसे 50 पैसे माफ हुआ था, 25 पैसे 50 पैसे माफ हुआ था। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं खुद किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं मेरे गांव में कितना किसान का कर्ज माफी। हालात बदले हैं, देखिए 2019 में इनकाउंटर्स भी हुए अजय कुमार की, उसे भी सामने रखिए। मॉब लिंचिंग हुई है, इनकाउंटर हुआ, उसे भी सामने रखिए। 2014 में ये सब नहीं हुआ था, नहीं हुई है। 84 से बड़ी मॉब लिंचिंग नहीं हुई है। ठीक है साजन जी, कितना दम है अजय कुमार जी के दावे में? जी आपको मैं बता दूं, सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 के बाद मोदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अबू भाई मैं इनको बताना चाहता हूं, संज्ञान में लाना चाहता हूं। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप बताएंगे हमारे प्रश्नों का उत्तर। 2014 से पहले आप मोब लिंचिंग शब्द कभी सुने नहीं होंगे, लेकिन जो 2014 में इनकी सरकार बनी, लोगों के दिमाग में मोब लिंचिंग शब्द क्यों आया? क्योंकि इन्होंने शुरुआत की, ये लोग शुरुआत की है मोब लिंचिंग की, ये लोग लेकर के आए हैं। ठीक है, यही जवाब जी साजन आप कितना दम है अजय कुमार जी के इस बयान में कि 74 सीटें बीजेपी लेकर आएगी? झंडा है, आप 1991 से एजेंडा लेके आ रहे हैं, कभी हिंदू आतंकवाद, कभी दीपक आपकी बात हो गई, मुझे ब्रेक पर जाने उससे पहले मैं सुनील सिंह साजन का रिएक्शन लेना चाहता हूं। उनके पता है कि हम कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए वो चुप बैठे और आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है आपका पता नहीं है कि जल्दी से रिएक्शन लिए, ब्रेक पर जाएंगे, फिर सुलेमान मोहम्मद खान साहब मैं आपके पास भी आता हूं, अग्रवाल जी आपके पास भी आऊंगा। जी सुनील जी। देखो अबू भाई, मुझको लगता है कि जो अगर आपको राजनीतिक गणित समझनी है, ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी 41% पाई थी, कब पाई थी? जब इस देश के गरीबों को 15 लाख रुपए दे रहे थे। कब 41% मिला? जब एक साल में 2 करोड़ रोजगार मिल रहे थे, जब गंगा मैया साफ हो रही थी, एम्स बन रहे थे, स्मार्ट सिटी बन रही थी, जब एक सर के बदले 10 सर लाया जा रहा था, जब काला धन लाया जा रहा था, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बात हो रही थी, किसान की आय 2 गुनी हो रही थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ बिल्कुल, देखिए 2014 को जब आप याद करेंगे तो एक बहुत तेजी से नारा था, हर हर मोदी घर घर मोदी। आप बच्चे से पूछ लेते कि अब की बार, तो लोग कहते थे मोदी सरकार। अब समय बदल गया, अब किसी से कहिए देश का चौकीदार तो आदमी कह देता कि चोर है। तो आप समझिए ना, आज बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 2014 के मुकाबले में 2019 डिग्री लेकर के सड़कों पर घूम रहा है, बदल चुका है। अब वोटरों का मूड क्या होगा ये भी समझना जरूरी होगा। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फौरन आएंगे। सुलेमान मोहम्मद खान साहब आपके पास भी, अग्रवाल जी आपके पास भी, आरजू साहब आपके पास भी मैं आता हूं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद यही समझेंगे कि मरकज में जिस अजीम इत्तेहाद की चर्चा हो रही थी, गहमा गहमी थी, आखिर उसका अब क्या होगा बीएसपी और समाजवादी का अलग इत्तेहाद होने के बाद? बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अजीम इत्तेहाद का क्या होगा? क्या वाकई में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के इत्तेहाद के बाद अब मरकज में जिस अजीम इत्तेहाद का ख्वाब देखा जा रहा था, जिसके लिए सरगर्मियां तेज हो गई थी, क्या उसे धक्का पहुंचा है? इसी पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद सुलेमान मोहम्मद खान साहब आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे कि जिस अजीम इत्तेहाद की बात हो रही थी, अब जब यूपी में ही, जहां से शुरुआत हो चुकी है, यूपी में ही आप लोगों का इत्तेहाद नहीं रहा, समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलग हो गई, तो फिर अब अजीम इत्तेहाद का आगे क्या होगा? देखिए, ये बात सही है, मैंने आपसे पहले भी कहा और तमाम हमारे लीडर्स ने भी कहा, मीडिया के सामने आके हमारे सदर राहुल गांधी साहब ने भी कहा, अलायंस नहीं हो पाया समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी है 2019 के इलेक्शन के लिए कि वो स्टेट वाइज अलायंसेस करेगी जी, डिफरेंट रीजनल पार्टी से स्टेट्स में अलायंस करेगी। हाँ, यूपी में जरूर हमारा अलायंस नहीं हुआ, लेकिन अब ये रियलिटी है। अखिलेश यादव जी और मायावती जी ने अपनी अलग स्ट्रैटेजी बनाई है, वो 7 चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी और सारी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि नेशनल लेवल पे बीजेपी का ऑल्टरनेटिव है, और जिस तरह से सारे वादे जो नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, जैसे समाजवादी के लीडर और प्रवक्ता सुनील जी ने कहा कि वो एक भी पूरा कर नहीं पाए,
और 2014 का इलेक्शन मैं अलग ये था। समझना चाह रहा हूं सुलेमान साहब कि कहीं आंकड़ों की बात है तो 2012 में भाजपा के 57 विधायक थे। गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी जिस खेमे की बात चल रही थी, कहीं बीएसपी और समाजवादी पार्टी इत्तेहाद ने कहीं उसकी शुरुआत तो नहीं कर दी? मुझे नहीं लगता हुरैरा साहब ऐसा हो सकेगा, क्योंकि ज्यादातर जगह जैसे एनसीपी महाराष्ट्र में लगभग हमारे साथ है और उनसे हमारी सीटों की बात चल रही है। उस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार में कहा, बिहार में हमारा उनसे अलायंस है। उन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि भाई हम इस अलायंस का साथ देंगे, लेकिन बिहार में कांग्रेस हमारी अलायंस पार्टनर है, इसीलिए हमने कहा कि कांग्रेस स्टेट वाइज अलायंसेस करेगी। ममता बनर्जी आपके साथ नहीं है, केसीआर आपके साथ नहीं है, बीजू जनता दल आपके साथ नहीं है, और ममता बनर्जी और केसीआर तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक फेडरल फ्रंट बने। उन्होंने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है। देखिए एक दूसरा इसका पहलू और भी है इन अलायंस पॉलिटिक्स का या अलायंस की सियासत का। दूसरा हिस्सा यह भी है कि आप ये देखिए, जो पार्टी इख्तिदार में है 5 साल से, पौने 5 साल से, और मुख्तलिफ स्टेट्स में इख्तिदार में, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में, उसके पार्टनर उसे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। असम में असम गण परिषद चली गई, आंध्रा में टीडीपी चंद्रबाबू नायडू इन्हें छोड़ के चले गए, उत्तर प्रदेश में अपना दल और राजभर जी की पार्टी लगभग इन्हें छोड़ रही है, शिवसेना अलग सुरों में बात कर रही है। तो इनके तो पार्टनर खुद जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, और इनके इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि एंटी इनकम्बेंसी बुरी तरह से इस सरकार के खिलाफ काम करेगी, और क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे, उस पे फेल हुए थे, तो इसलिए इनके दिन बस गिनती के हैं। और कांग्रेस नेशनल लेवल पे अल्टरनेटिव बनेगी, और यूपी में भी मैं आपसे कहता हूं कि हैरत अंगेज नंबर होंगे जब सीट्स के आंकड़े सामने आएंगे 2019 के। तो आप यूपी में जाहिर सी बात है, जब नतीजे आएंगे वो तो उसी वक्त पता चलेगा सुलेमान साहब की किसने क्या किया है। अजय कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगा कि क्या नहीं लगता है आपको कि एसपी बीएसपी यूपी में तो एक साथ आ गए, लेकिन उसने जो ग्रैंड अलायंस की बात चल रही थी सेंटर में, केंद्र में, उसको धक्का लगा और उसका फायदा बीजेपी उठाएगी? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही कि यह गठबंधन है। कुछ लोग इसे महागठबंधन कहना चाहते हैं, तो महागठबंधन में तो कांग्रेस पहले ही इन्होंने बाहर कर दी, ये आपस में ही लड़ेंगे, तो महागठबंधन किस बात का? पहली बात। दूसरी बात, अगर ये जो प्रदेश सरकारें हैं, इनका वर्चस्व केवल एक एक दो प्रदेश में कई है, और एक परिवार और एक जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, परिवार को, तो देश की जनता ये जानती है बहुत स्पष्ट रूप से कि जो राष्ट्र हित की बात है वह एक राष्ट्रीय पार्टी करेगी। अब राष्ट्रीय पार्टी, इसमें समाजवादी पार्टी या बसपा, कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है? कांग्रेस अगर अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी मानती है तो उसको तो इन्होंने धक्का मार दिया। अपनी नॉलेज बढ़ाइए। इस समीकरण से ये देश को कैसे चलाएंगे? आप अपनी नॉलेज बढ़ा लीजिए। पहली बात। दूसरी बात जो कह रहे हैं, दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने इतने काम कर दिए, 400 से करीब राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग स्कीम ली, और हर स्कीम में, हर योजना में नहीं, तो अभी सुलेमान मोहम्मद खान कह रहे थे भाई एनडीए के आपके साथी तो टूटते जा रहे हैं। 2019 आते आते कई आपके साथी टूट के चले गए। कौन से साथी टूट रहे? अरे अभी पूरी लिस्ट गिनाई है जिसमें आरएलएसपी है, राजभर है, अपना दल आपको, शिवसेना आपको डेली आंख दिखा रही है। तो मैं बता रहा हूं ना आपको, बता रहा हूं ना, वो बात जवाब दे रहा हूं ना मैं। गठबंधन की ये कमजोरी होती है कि अगर जो साथी पार्टियों के बात सुन के आप अपनी राष्ट्र हित की बातों में कहीं ना कहीं ढील करें और प्रादेशिक बातों की चर्चा में, जातिगत बातों में फंस जाए। केंद्र सरकार की मजबूती इसी बात में है कि ना प्रदेश के हित की बात में राष्ट्र के हित को ऊपर रखेंगे, जाति के हित को देखते हुए भी राष्ट्र हित को ऊपर रखेंगे। इसीलिए मोदी जी मजबूत है,
हम तो यही कह रहे हैं कि प्रादेशिक खींचतान से ऊपर हम राष्ट्र हित को सोचते हैं, जातिगत खींचतान से ऊपर हम राष्ट्र हित को सोचते हैं। दीपक पांडे, आज एसपी और बीएसपी के अलायंस पर योगी जी ने कहा कि ठीक है, दोनों एक जगह आ गए, इन्हें निपटाने में बहुत आसानी होगी, इनको अच्छे से निपटाया जाएगा। देखिए जी मैं अबू भाई बस एक ही बात कहना चाहूंगा, क्या होता है कि जब आदमी की फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है तो मुंह से कौन सी बात निकल जाए कुछ समझ नहीं आता। तो आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, सब लोग फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं इस गठबंधन से, क्योंकि ये सबसे बड़े सूबे का अलायंस है जिसमें 80 सीटें आती है, जिसमें 80 सीटें आती है। इनको समझ नहीं आ रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या हो गया ये। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, कुछ भी बोले इनको। अरे मायावती बहन जी, आदरणीय बहन जी, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। जी ठीक है, अजय कुमार बहन मायावती जी के पास एक सीट नहीं है पार्लियामेंट में, और वह प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रही हैं। ठीक है, अजय कुमार जी भाई आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो जो बनेगा सर वो तो 19 बताएगा, लेकिन इतना मैं आज इस चैनल पे कह दे रहा हूं कि आपकी स्थिति यूपी में बहुत ही खराब है, आप 1-2 सीट नहीं जीत पाएंगे। ठीक है दीपक मैं आ रहा हूँ। ठीक है, अजय कुमार जी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं जी, काफी देर से वेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अजय जी दावेदार है या नहीं? जी अजय जी, कि बिहार में आप आरजेडी के साथ गठबंधन, आप ये तो बताइए, उत्तर प्रदेश का हाल तो हमने देख लिया, प्रधानमंत्री की दावेदार है कि नहीं? आरक्षण जो सवर्णों को दिया गया है उसका विरोध कर रही है। केंद्र में आप 10% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, गुजरात में समर्थन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में समर्थन कर रहे हैं। तो आप जनता को क्या सिखाना चाहते हैं? क्या आपका गठबंधन जैसे अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टियों से के साथ होगा तो क्या आपकी नीति भी अलग अलग होगी? मध्य प्रदेश में आप बिहारियों को गाली दिलवा रहे हैं मुख्यमंत्री से, और बिहार में आप कहते हैं कि हमको बिहारियों का वोट चाहिए, उत्तर प्रदेश वालों को आप गाली दिलवा रहे हैं। तो मतलब ये क्या है? आप इस पे थोड़ा सा जनता को और मुझे कुछ शिक्षा दें। बिहारियों को मार के भगाते हैं, उत्तर भारतीयों को मार के भगाते हैं, जो आपके पार्टी के। मेरा सवाल खान साहब से है, बात मत करिए। मेरा सवाल खान साहब से। सुलेमान, शिवसेना के लोग महाराष्ट्र में पूछ लीजिए आप अपने बीजेपी के प्रवक्ता से, आप ये वो हमने देखा गुजरात में कौन भगा रहा था। आपके पार्टी के जो अलायंस वाले लोग हैं। ठीक है सुलेमान जी, आप जवाब दे दीजिए। अजय कुमार जी ने आपसे सवाल किया है कि आपने कम से कम उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान की रक्षा की। ठीक है अजय जी, अब जवाब सुन लीजिए। अजय जी अब जवाब सुन लीजिए। सुलेमान, इसके लिए आपका सुलेमान खान साहब जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। अजय जी सुन लीजिए जी। देखिए, जहां तक ये कमलनाथ जी के बारे में कह रहे थे कि वो बिहार के लोगों को गाली बकते हैं, ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की। असल में हुरैरा बात क्या है कि बीजेपी के लीडर्स, प्रवक्ता, नेता किससे सीखते हैं? नरेंद्र मोदी जी उनके टॉप लीडर हैं, उनसे सीखते हैं। वो झूठ बोलते हैं, वो बातों को डिस्टॉर्ट करके बोलते हैं, वैसे ही ये लोग बोलते हैं। कमलनाथ जी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि जो इंडस्ट्रीज लगेंगी या जो भी इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में होगा उसमें अगर वो 70% जॉब्स देंगे मध्य प्रदेश के लोगों को, लोकल लोगों को, तो उनको सारे इंसेंटिव मिलेंगे जो मिलते हैं। अगर नहीं देंगे तो वो नॉर्मली आके लगा सकते हैं, सरकार उन्हें उतना इंसेंटिव नहीं देगी। उन्होंने ये नहीं कहा था हम बिहार और यूपी के लोगों को निकाले दे रहे हैं, जैसे इनके शासन में महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना के लोग करते हैं, जो इनके अलायंस पार्टनर हैं या नहीं है ये भी नहीं पता है। तो आप ये मत कहिए। उन्होंने ये कहा था कि मुझे मध्य प्रदेश के लोगों ने मैंडेट दिया है, मैं समझता हूं जो 15 साल मध्य प्रदेश का हाल बेहाल रहा उसको मुझे बेहतर करना है, तो नौजवानों को नौकरी देना है, इसलिए मैं पहला हक उनका मानता हूं, और उसके बाद और सूबों के जो लोग मध्य प्रदेश में रह रहे हैं उन्हें नौकरी मिल सकती है। अब उसमें गाली कौन सी हो गई, ये सवाल है इनसे। असल में बात क्या है, इन लोगों के पास कहने के लिए तो कुछ है नहीं, वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। और एक बात और कह दूं हुरैरा साहब, हुरैरा साहब एक बात और कह दूं, सुनिए आपको जवाब देता हूं। एक आंकड़ा कहना चाहता हूं, यूपी और बिहार में मिला के भाजपा या एनडीए की 120 में से तकरीबन 105 सीट थी। आज जो स्थिति है, चाहे हम समाजवादी बसपा के गठबंधन से बाहर हैं, लेकिन बिहार में हमारा आरजेडी और दलों के साथ गठबंधन इंटैक्ट है। मैं नहीं समझता कि बीजेपी 100 सीटें जो 105 सीटें जीतेगी
जीती थी पिछले चुनाव में, उसमें से 5-7 सीट भी बचा पाए, जो हालात हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 282 सीटें लाए थे 2014 में, 10 सीटों पे बाय इलेक्शन हुए इन 4 सालों में, लोकसभा सीटों पे 10 की 10 सीट बीजेपी हार गई, जब इनकी 20 सूबों में सरकार थी और केंद्र में फुल मैंडेट। जाहिर सी बात है कि पहले से हालात तो बदले हैं बीजेपी के लिए, पहले से हालात नेशनल लेवल पर बीजेपी के लिए बदले हैं। सरफराज आरजू साहब, जिस गठबंधन की हम बात कर रहे हैं उसमें बड़ा सवाल यही निकल कर आ रहा है कि जिस अजीम इत्तेहाद की बात हो रही थी, ठीक है, उस अजीम इत्तेहाद का क्या बात होगा उस पर बात एक तरह से इलेक्शन के बाद भी बन सकती है, लेकिन जिस फेडरल फ्रंट की बात हो रही है, जिसकी बात ममता बनर्जी कर रही हैं, केसीआर कर रहे हैं और मुलाकातें कर रहे हैं, क्या उसकी शुरुआत एक तरह से अखिलेश यादव और मायावती ने कर दी है? फेडरल फ्रंट जिसमें ना कांग्रेस होगी ना बीजेपी। नहीं, देखिए, हम अगर ये समझते हैं कि इस मुल्क में जो है 2 पार्टी सिस्टम जो है नाफिज हो सकता है और सिर्फ 2 ही गठबंधन ऐसे होंगे, एक तरफ एनडीए होगा और दूसरी तरफ महागठबंधन होगा और डायरेक्ट इनके दरमियान मुकाबला होगा, इस बात के इम्कानात बहुत कम हैं। ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होंगे और ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट तो बड़े पैमाने पे होंगे। ये जो मैंने जिसका जिक्र किया कि वोट कटुआ पार्टियों को जो है आप खड़ा कर देते हैं, उम्मीदवारों को जो है, और ऐसे लोगों को जो 1000-1200 वोट भी अगर ख़राब कर दें तो एक कैंडिडेट की जीत और हार के दरमियान जो है उनका वोट आ जाता है। ऐसी पार्टियों को ख़रीदा जाएगा, ऐसी पार्टियों को प्रमोट किया जाएगा। और इसके बावजूद भी मैंने जिस चीज़ को महसूस किया है वो ये कि राहुल गांधी ने जो है बहुत समझदारी के साथ जो है अपने मोहरे जो हैं, अपनी चालें चल रहे हैं। उन्होंने सपा बीएसपी के जो यूपी के जो अलायंस हुआ है उसकी बहुत ज़्यादा पुरजोर मुखालिफत नहीं की है, उन्होंने दबे अल्फाज में उसको एक्सेप्ट किया है। और ये एक्सेप्टेंस जो है ये इस बात की अलामत है। लेकिन कांग्रेस ने भी, सरफराज साहब, कांग्रेस ने भी एक तरह समझदारी नहीं दिखाई। 80 सीटों पर उसने ऐलान कर दिया ये बाइपोलर इलेक्शन नहीं होगा। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 80 सीटों पर कांग्रेस ने कहा कि उसके उम्मीदवार आएंगे। क्या आपके पास था ही क्या वहां पर? वो उम्मीदवार आएंगे, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये जो है दोस्ती वाला जो है मुकाबला होगा और बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा, जहां पर इस बात के इम्कानात हैं कि सपा बसपा का जो है कैंडिडेट जीत ही रहा है। वहां मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स नहीं देगी। अपना पॉलिटिकल वजूद बचाने के लिए उसको भी हाथ पैर मारना है। वो अपना इस हद तक तो वो अपनी एक्टिविटी को जो है बरकरार रखेंगे, लेकिन इस एप्पल कार्ट को डिस्टर्ब करें और इस खेल को बिगाड़ दें, ऐसा कोई काम मैं नहीं समझता कि ना कांग्रेस करेगी, ना एनसीपी करेगी, ना हमारे इस गठबंधन। सही बात है। यूपी में अपना वजूद कांग्रेस को भी एक तरह से बचाना है। दीपक पांडे जी, दीपक क्या समाजवादी पार्टी या बीएसपी को, पर था ही क्या, समाजवादी पार्टी या बीएसपी को अब ये डर लग रहा है कि कहीं अगर कांग्रेस को मौका दे दिया गया तो कांग्रेस अपने पैर पसार सकती है यूपी में? नहीं, देखिए, ऐसा कोई हम लोगों को डर नहीं है ना, ऐसा कोई हमारा इंटेंशन था। देखिए हम लोग 2 यहाँ की बेस पार्टी है, हम लोग एक साथ आए, हमें लगा कि हम दोनों लोग मिल करके ही ये यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि जो कांग्रेस का कि कोई किसी को डर बैठा हुआ। कांग्रेस अपनी पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी, वो अपना निर्णय लेगी। इनसे हम लोग कुछ पिछले में, जैसा कि सपा के साथ इनका गठबंधन भी हुआ था, इन लोगों में कुछ खामियां रही होंगी या जो भी रहा होगा, इसकी वजह से शायद ये गठबंधन नहीं बन पाया। हमें लग रहा है कि हम दोनों लोग मिलकर के जो हम सत्ता में बीजेपी है उसे हटाने के लिए सक्षम है, तो इसलिए हम दोनों लोग मिलकर के कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। ऐसा कोई डर नहीं है कि कांग्रेस है, वैसा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के आने से हमारा कोई घाटा होगा या कांग्रेस का घाटा होगा। ये हम दोनों लोग अलग अलग स्वतंत्र पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। हमारा दोनों पार्टियों का एक ही मोटिव है कि कैसे बीजेपी को हराया जाए। वो अपने तरकीब से हराएंगे, हम अपने तरकीब से हराएंगे। बस एक ही हमारा फार्मूला है कि हमें देश में एक अच्छी सरकार लानी है, उसके लिए हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे, कांग्रेस पुरजोर कोशिश करेगी। लेकिन दीपक पांडे, जब आप लोग अलग अलग खड़े हैं और देश में अच्छी सरकार की बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? बचाना है, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें बचानी है। जी, देखिए, अच्छी सरकार का मतलब यह है कि जो देश में ये इसमें निरंकुश सरकार है, इसे हटाना एक अच्छी सरकार को लेके आने का संकेत है। तो इस सरकार को जब हम हटाएंगे तभी एक अच्छी सरकार आएगी। जी, ठीक है। अग्रवाल जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्या लगता है कि बीएसपी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस
जो इनका ड्रीम है, जो ये ख्वाब देख रहे हैं, क्या वो ख्वाब पूरा होगा इतनी आसानी से? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, ख्वाब पूरा नहीं होने वाला। आज मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें सब ख्वाब देखने वाले हैं प्रधानमंत्री के, वो एक दूसरे को सीधे तरफ से देख भी नहीं सकते, और जैसे नेता हैं वैसे ही उनके कार्यकर्ता हैं, एक दूसरे की पिटाई करते हैं, लड़ाई करते हैं। आपने का जो लखनऊ गेस्ट हाउस कांड है जी, आप पीडीपी से गठबंधन करके आप पीडीपी से गठबंधन करके ख्वाब पूरा किए थे कि नहीं किए थे? पहले मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आप पीडीपी से गठबंधन करके ख्वाब पूरा किए थे कि नहीं किए थे? नहीं तो वो टीडीपी का भी ख्वाब था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। वो यह नहीं था कि टीडीपी कहे कि चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री बनेंगे, और यहाँ पे तो मायावती जी बनेगी, ममता जी बनेगी, अखिलेश यादव जी बनेंगे, राहुल गांधी जी बनेंगे। में गठबंधन किए थे सर जी, क्या बात कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। गठबंधन की बात प्रॉब्लम नहीं है, गठबंधन का लक्ष्य क्या है यह मुसीबत की बात है। बहन मायावती 3 बार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कि मैंने लखनऊ गेस्ट कांड है बुला दिया। क्या उन्होंने बुला दिया तो 3 बार बोलने की जरूरत थी? और दूसरा कोई सुनिए, अगर हम गठबंधन करते हैं तो हमारा क्या लक्ष्य होगा वो आपको हम बताएं, और आप करते हैं तो आप अपना लक्ष्य बताएंगे कि हमारा लक्ष्य था, हम देश के लिए करे थे, हम देश हित में किए थे। ऐसी दोहरी बात तो एक ही लाइन में मत कीजिए, ऐसी दोहरी बात तो क्योंकि मुझसे पूछा गया तो मैं बताऊंगा। होता हमारा लक्ष्य कुछ और होता। ठीक है अजय कुमार जी, नहीं, तो जो बात कही जा रही कि महागठबंधन में जो बड़ी अड़चन है वो पीएम पोस्ट को लेकर है, पीएम कैंडिडेट को लेकर है। देखिए, बीएसपी का कोई स्टैंड नहीं है। अरे इनके यहाँ एक सीट है नहीं मायावती जी के पास, कांग्रेस के पास 44 सीटें हैं, बसपा के पास 12-13 सीटें हैं। तो यह सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जिस तरह और के ख्वाब देखेंगे प्रधानमंत्री पद का, तो मैंने पहले ही कहा कि गठबंधन है और जनता इनके खेल को समझ गई है। इस बार जनता का आशीर्वाद इनको नहीं मिलने वाला है। ये दोनों पार्टियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। इस बार लुटिया गायब। अरे सर जी, अस्तित्व तो आप नोटबंदी के सहारे बचा लिए, आप तो अपना अस्तित्व नोटबंदी के सहारे बचा लिए, लेकिन देश का अस्तित्व नोटबंदी से खत्म हो गया, गरीब का अस्तित्व खत्म हो गया, सैकड़ों लोग मर गए नोटबंदी। ठीक है सरफराज आरजू जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा कि जो बातें ये स्पोक्स पर्सन कर रहे हैं कि दिखाएंगे तो अजीम इत्तेहाद के बीच में, महागठबंधन के बीच में जो एक बड़ी अड़चन आने वाली है वो पीएम कैंडिडेट को लेकर आने वाली है, पीएम के चेहरे को लेकर आने वाली है। सर्टिफिकेट स्मृति ईरानी का दिखाइए, फिर क्या ये ये ख्याल भी गलत है। ये बात पहले से तय हो चुकी है और शरद पवार साहब इस बात को वाजे कर चुके हैं कि जिसका जितना नंबर होगा उसी के हिसाब से जो है पीएम के कैंडिडेट की बात होगी। इस बारे में अभी से आप लोग जो है अटकलें लगाकर जो है कोई बात तय नहीं कर सकते। ये उसूल तय हो गया है कि जिसका नंबर ज्यादा अखिलेश यादव ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा दे दिया कि यूपी से, यूपी ने बहुत पीएम दिए हैं, बहुत प्राइम मिनिस्टर दिए हैं, और उन्होंने मायावती जी की तारीफ भी कर दी उस दिन। हाँ, पीएम मटेरियल हर पार्टी में मौजूद है। नहीं, मायावती जी की तारीफ भी कर दी अखिलेश यादव ने। एग्जाम्पल को सामने रखिए कि कर्नाटक के एग्जाम्पल को सामने रख के देखिए कि सीएम जो है किस पार्टी का उम्मीदवार, किस पार्टी का मेंबर बनता है और पूरी सरकार जो है किसके कांधे पे खड़ी है। ये कांग्रेस ही तो संभाले हुए है ना कर्नाटक की सरकार को। मैं नहीं समझता अगर इस जरूरत पड़ी तो कर्नाटक का एग्जाम्पल तो अभी दोहराए जाने से जो है कोई गुरेज किया जा सकता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि आने वाली तस्वीर एक तरह से बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इत्तेहाद के बाद, समाजवादी और बीएसपी इत्तेहाद के बाद अजीम इत्तेहाद को भी एक तरह से नुकसान पहुंचता दिख रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, क्या 2019 चुनाव के बाद एक बार फिर इत्तेहाद पर सोचा जाएगा जब नतीजे आ जाएंगे? और यह देखना एक तरह से बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान मोहम्मद खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गोपाल कृष्ण जी, दीपक पांडे जी और सरफराज आरजू जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।